प्रिय छात्रों, जैसा कि कल हम पूर्व लेसन में कक्षर ट्वेल्थ का जो पहला हमारा चैप्टर है मानव भूगोल, इससे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके थे। शेष आगे की जानकारी के लिए आज हम अपना चैप्टर चालू करते हैं। मैं एक बार पूर्व में आपको ये आवाज करा दूं। पूर्व अध्याय में हम पढ़ चुके थे भूगोल क्या है। भूगोल जियोग्राफी अर्थात पृथ्वी का चित्रण या वर्णन जिस विषय में किया जाता है वो भूगोल है। भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। हमारे फर्स्ट चैप्टर में उसकी एक शाखा का हम अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल। ये भी हम कल पढ़ चुके थे कि मानव भूगोल एक नई संभववाद विचारधारा है। पूर्व में प्रचलित एक निश्चयवाद विचारधारा के विरुद्ध रेडजर जैसे भूगोलवेत्ताओं ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया और 19वीं शताब्दी में विचारधारा प्रारंभ हुई। अब तक हम पूर्व अध्याय पढ़ चुके थे मानव भूगोल क्या है, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा इनकी क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, ये भी हम कल पढ़ चुके थे। मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, ये भी हम कल पढ़ चुके थे। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मानव भूगोल की निश्चयवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है। मैं आप प्रश्नों के माध्यम से आपको कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे जो कंसेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर हो। पहला क्वेश्चन मेरा, मानव भूगोल की निश्चयवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है। मान लीजिए प्रश्न है आपका, देखिए हम ये जान सके मानव भूगोल की ये दो विचारधारा, निश्चयवादी और संभववादी विचारधारा। यह प्रश्न हमसे पूछता है कि मानव भूगोल की निश्चयवादी विचारधारा से आपका क्या अभिप्राय है। इस बारे में अगर हम कहें तो पूर्व में भूगोलवेत्ताओं का एक मत था कि प्रकृति मानव को अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति, अपने वातावरण, अपनी जलवायु के अनुसार मनुष्य को ढाल देती है, ये निश्चित नियम था। ऐसा पुराने भूगोलवेत्ताओं की सोच थी, विचार थे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम देखें पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रकार की जलवायु, वहां का वातावरण, वहां का धरातल, तो वहां के रहने वाले आवास मनुष्य उसी तरह के वहां के लोगों के आवास बन जाएंगे, उसी तरह की उनकी संस्कृति होगी, उसी तरह का उनका पहनावा होगा, उसी तरह का उनका रहन सहन, खान पीन जो भी है। तो प्रकृति पर मनुष्य पर जो प्रभाव डाल दिया था, पूरी तरह से प्रकृति के अधीन रहता हुआ मनुष्य, ऐसी विचारधारा हमारी कहलाती है निश्चयवादी विचारधारा। छात्रों, शायद आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि निश्चयवादी विचारधारा एक पुरानी विचारधारा, पुराने समय में भूगोलवेत्ताओं की ये सोच थी कि प्रकृति मानव को भी ढालती है और अपने अनुसार ही उसमें परिवर्तन कर देती
होती है, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना पड़ता है, वही निश्चयवादी विचारधारा कहलाती है। मेरी समझ में आपके कंसेप्ट क्लियर? कहीं और कोई समस्या आपकी तो इस प्रश्न के बारे में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर से रिलेटेड रखता है, मानव भूगोल की संभववाद विचारधारा, जो दूसरी विचारधारा है। मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, निश्चयवादी विचारधारा और संभववादी विचारधारा, ये दो विचारधाराएं। संभववाद विचारधारा पेडॉल डी लाप्लास जैसे भूगोलवेत्ताओं की एक नई विचार थी। उन्होंने उस निश्चयवादी विचारधारा का आलोचना की और अपने अनुसार इस विचारधारा का उन्होंने वर्णन किया। क्या है? देखिए, मानव भूगोल की संभववाद विचारधारा का वर्णन करो। अगला प्रश्न में ये हो सकता है कि संभववाद विचारधारा का वर्णन करो। मान लीजिए प्रश्न अपना आता है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, मानव भूगोल की दो विचारधारा, निश्चयवादी विचारधारा और संभववाद। संभववाद विचारधारा पेडॉल डी लाप्लास, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने संकल्पना का प्रतिपादन किया। क्या है संभववाद विचारधारा? जैसा कि निश्चयवाद में हम देखते हैं कि प्रकृति मनुष्य को अपने अनुसार ढालती है, अर्थात प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने आप में परिवर्तन करता है। ये विचारधारा निश्चयवाद थी। लेकिन पेडॉल डी लाप्लास जैसे आधुनिक जो भूगोलवेत्ता आए, उन्होंने धीरे धीरे आगे चलकर इस विचारधारा का आलोचना की और उसके बाद एक नई विचारधारा उन्होंने इजाद की और उसको नाम दिया गया संभववाद विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार पेडॉल डी लाप्लास कहते हैं, हाँ ठीक है, प्रकृति के अनुसार मनुष्य में परिवर्तन होते हैं, लेकिन मनुष्य निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के अनुसंधान, अपनी विभिन्न प्रकार के नियम क्रियाओं के माध्यम से प्रकृति में भी परिवर्तन लाता है और प्रकृति के वातावरण को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर हम कहें, मान लीजिए टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और उसके माध्यम से हमने प्रकृति को वहां एक चैलेंज दिया। तो हम कह सकते हैं कि संभववाद विचारधारा के अनुसार कि ठीक है, निश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति के अनुसार आमूल परिवर्तन होते हैं मनुष्य में, लेकिन यहाँ नहीं। संभववाद विचारधारा में मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी, अपने विकास, अपने निर्माण के साथ, अपने विकास के साथ साथ धीरे धीरे प्रकृति को भी अपने अनुसार ढाल लेता है। यही विचारधारा कहलाती है संभववाद विचारधारा। दोनों में अंतर आप क्लियर समझ गए होंगे। तो इसे कहते हैं विचारधारा। कौन सी? संभववाद। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा इसी चैप्टर से रिलेटेड है, प्रकृति का मानवीकरण क्या है? प्रकृति का मानवीकरण प्रकृति का मानवीकरण, जैसे कि हमने संभववाद विचारधारा में पढ़ा था कि निश्चित रूप से नित्य नए विकासों, नित्य नई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के साथ मनुष्य कुछ न कुछ अनुसंधान क्रियाएं करता रहता है। वही इस प्रश्न का संबंध इसी चीज से है कि प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात मानव प्रकृति को अपने अनुसार जिन अनुसंधान के माध्यम से, जिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने उपयोग के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए अपने अनुसार ढालता है, उनमें परिवर्तन करता है। जैसे हम कहें पर्यावरण को अपने अनुसार
तो ये सब हम कह सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण। जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ ज्यादा से ज्यादा हम कहें अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करता है जितना उसका हो सकता है, और मानवीय क्रियाओं के साथ सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना होती है। जैसे हम आपको मानवीय क्रियाओं सभी जगह दिखाई देती है, जैसे उच्च भूमि पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल हम जहाँ देखते हैं, ज्यादातर आवास अपने कहाँ पाए जाते हैं, उच्च स्थानों पर पाए जाते हैं। कृषि योग्य भूमि ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, मनुष्य अंतर स्थलों पर बनाते हैं। तो कहने का मतलब प्रकृति का मानवीकरण, मानव प्रकृति के अनुसार, प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है, वो कहलाता है प्रकृति का मानवीकरण। अगला मैं प्रश्न अगर आपसे कहूं यहाँ पर, वो है मानव के प्रति प्रकृतिकरण का जस्ट से अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 4, मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण से क्या अभिप्राय है? हम ये देखते निश्चित रूप से मानव ने अपनी बहुत सारी प्रौद्योगिकी का विकसित किया है, मानव ने बहुत सारे अपने विकास के सोपान ग्रहण किए हैं, लेकिन ये सब सोपान, ये सब विकास हमें कैसे उपलब्ध हुए, कहाँ से प्राप्त किए, कैसे किए, ये सब हमने प्रकृति के परिवर्तनों को देखकर, प्रकृति में हुई उलटफेर को देखकर, प्रकृति में कहाँ क्या कारण है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, प्रकृति में कहाँ जलवायु अधिक है, कहाँ कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, क्या है, इन सब का हमने एक तरह से चित्रण करके और उन पर अनुसंधान किए मनुष्य ने, उन पर प्रयोग किए मनुष्य ने, और उन प्रयोगों के माध्यम से मनुष्य ने, मानव का प्रकृतिकरण था। प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य ने अपने आप को ढाला। जैसे हमें सूर्य है, सूर्य से किस तरह से सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो प्रकृति से हमें क्या हो रहा है, प्रकृति के माध्यम से हमने प्रौद्योगिकी इजाद की, निर्माण की। तो वो कहने का मतलब वो कहाँ से सीखा, हमने प्रकृति से सीखा। तो जितनी भी हमने प्रौद्योगिकी विकसित की है अपना विकास करने के लिए, वो सब प्रकृति के बाहरी वातावरण से हमने प्राप्त की। तो प्रकृति के अनुसार ही हमने अपने प्रौद्योगिकी का निर्माण किया, हमने अपनी संरचनाओं को बढ़ाया, हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाया, हमने अपने सामाजिक मूल्यों को अहम भूमिका दी। ये कहलाता हमारा मानव का प्रकृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं लूँ आपके सामने, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है और इनमें क्या अंतर है? देखिए आपको भौतिक पर्यावरण, क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या अंतर है? में क्या अंतर है? देखिए भौतिक पर्यावरण मानव भूगोल के हैं, ये शाखा है। भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। देखिए भौतिक पर्यावरण में हम देखते हैं भौतिक दशाएं, धरातल की भौतिक दशाएं, जलवायु है, तापमान है, ऊंच नीच है, धरातल की ऊंचाई है, समुद्र से ऊंचाई है, इन सब चीजों का, जलवायु है, टेम्परेचर है, पवनों की दिशा है, इन सब चीजों का अध्ययन जिस पर्यावरण में किया जाता है वो कहलाता है
भौतिक पर्यावरण। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसके ये दो क्षेत्र हैं, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। क्या इनमें डिफरेंस है, एक बार फिर देखेंगे हम। भौतिक पर्यावरण में भौतिक समुद्री दशाओं, धरातल की दशाएं, जलवायु, पवनों का दिशा, पवनों की गति, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान की दशा, इन सब चीजों का वर्णन समाहित है, वो कहलाता अपना भौतिक पर्यावरण। मानव भूगोल की शाखा सांस्कृतिक पर्यावरण का मतलब है इस क्षेत्र में मानव की सांस्कृतिक चीजें, उनके आवास, जनसंख्या का वितरण, क्षेत्राल, घनत्व, जिन सब चीजों का अध्ययन जिस वातावरण में किया कहलाता है सांस्कृतिक पर्यावरण। या क्लियर होगा आपके दिमाग में? भौतिक पर्यावरण में भौतिक दशाओं से संबंधित अध्ययन शामिल किया जाता है, धरातल की ऊंच नीच, जलवायु, तापमान, पवनें आदि। जबकि सांस्कृतिक पर्यावरण